अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। एज यू गाइज आर वेल अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट वी हैव स्टार्टेड न्यू थीम 8 peasants, zamindars and the state. Yesterday we discussed about the sources of this very period. Today we are going to start its first topic, that is the peasants and their lands. This is the theme 8th now. Yesterday we discussed about the sources like Ayin-e-Akbari and other sources as well. Today we'll be looking at some of the important aspects regarding the peasantry and the irrigation and the facilities for the agriculture. Now first of all, let's understand this thing that these sources were written in basically Persian. So ये पर्शियन में जो लिखना था इन सोर्सेज का, तो जो वर्ड्स यूज किए गए हैं, जो हम आगे वर्ड्स सुनने जा रहे हैं, तो वो पर्शियन में बेसिकली यूज किए गए हैं। तो पर्शियन लैंग्वेज के ही वर्ड्स हम देखते हैं यहाँ पर। किसान से हम कहेंगे उसको अलग से नाम दिया गया, या जो फैसिलिटीज थी उस वक्त की उनको डिफरेंटली नाम दिया गया। सो द सोर्सेज अवेलेबल टू अस जो मुगल पीरियड में हमारे पास सोर्स है, दोज वर रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज। तो पर्शियन लैंग्वेज बेसिकली वाज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ मुगल्स, क्योंकि उनने उसको कोर्ट लैंग्वेज बनाया था, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था। तो इस वजह से जो डॉक्यूमेंट्स लिखे गए थे तो वो पर्शियन में लिखे गए थे। नाउ अगर हम थीम 8 की बात करें, हम मुगल पीरियड में बात कर रहे हैं, और इसमें हम मोर स्पेसिफिकली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, द पीजेंट्री, द जमींदार्स एंड देयर रिलेशनशिप बिटवीन द मुगल स्टेट एंड पीजेंट्री एंड जमींदार्स। तो इसमें इस सारे चैप्टर में विल बी लुकिंग अराउंड दीज टॉपिक्स। तो सबसे पहले हम पीजेंट्री की बात करेंगे, सबसे पहले हम पीजेंट्स और उनकी लैंड्स की बात करेंगे, और पीजेंट्स को क्या चीजें या वहां पर मुहैया होती थी उस चीज की बात करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वी लुक एट द सोर्सेज, इंडो पर्शियन सोर्सेज ऑफ मुगल पीरियड, दे डिनोट पीजेंट्स एज रियाया। तो मैंने पहले ही आपको अभी बताया कि ये जो वर्ड्स हैं, जैसे अशवाना, जमींदार या बाकी इसे कुछ नाव, इस तरह से इन जो सोर्सेज हमारे पास है, जो आईन है हमारे पास, आईन अकबरी अबुल फजल की, उसमें नाम जो दिया गया है पीजेंट्स को वो रियाया है, और रियाया के साथ साथ दूसरा नाम जो है मुजर्रियन है। बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो एनकाउंटर द टर्म्स लाइक किसान, असामी, यम टर्म गम्ज इस्तेमाल जब व्हेन वी टॉक ऑफ द पीजेंट्स। तो पीजेंट्स को डिफरेंट नामों से यहाँ पर जाना जाता है। लाइक आपको ये सब चीजें जो है, रियाया है, मुजर्रियन है, किसान है, असामी है, ये सब चीजें बेसिकली क्या डिनोट करती है, पीजेंट। नाउ इस पीजेंट की अगर हम बात करें, अगर हम उस वक्त के पीजेंट्री को देखेंगे कि वहां पर लैंड पर किस तरह का कंट्रोल था, उस वक्त बेसिक जो है पीजेंट्स किस तरह से कल्टीवेशन करते थे, और उसमें जो है रिलेशनशिप क्या था स्टेट का और जो है पीजेंट्री का। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सोर्सेज ऑफ 17th सेंचुरी रेफर टू टू काइंड ऑफ पीजेंट्स। तो यहाँ पर 17th सेंचुरी के जो सोर्सेज हमारे पास हैं, दे टॉक अबाउट द टू काइंड ऑफ पीजेंट्स। दो तरह के किसान थे, दो तरह के पीजेंट्स थे। एक किस्म के पीजेंट को कहा जाता था खुदकाश्त, दूसरे किस्म के को कहा जाता था पहिकाश्त। तो खुदकाश्त और पहिकाश्त ये दो पीजेंट्री हम कह सकते हैं 16th एंड 17th सेंचुरी में उस टाइम पीरियड में मौजूद थे। नाउ व्हेन इट कम्स टू खुदकाश्त, उसका क्या मतलब है? खुदकाश्त मीन्स रेजिडेंट ऑफ द विलेज इन विच दे हैड देयर लैंड्स। तो खुदकाश्त में जो है वो उस विलेज में जहां पर वो लैंड होता था वहां पर रहते थे, और वहां पर ही उनकी लैंड्स होती थी। इसका मतलब यह है कि उनकी वो अपनी लैंड्स होती थी, और वो जो है उन पर अपने ही विलेज में काम करते थे। तो वो खुदकाश्त है। लेकिन यहां पर दूसरा जो है पहिकाश्त जो है, उसमें क्या था, कल्टिवेटर्स हु बिलोंग टू सम अदर विलेज, वो आते थे इस रीजन में, दूसरे रीजन में जो दूसरे लैंड्स पर काम करते थे। हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे या वेज बेसिस पे, इस बेस पर वो वहां पर काम करते थे। तो पहिकाश्त जो है उनके अपने लैंड्स नहीं होते थे, बल्कि वो दूसरे विलेजेस में जाकर काम करते थे। नाउ हियर
हम देखते हैं ये दोनों तरीकों से होता था। इशन ज़रूरी कि इनके ये पही काश्त के जो लोग हैं, इट वॉज ऑलवेज अ कंपल्शन फॉर देम, इट वॉज ऑलवेज अ नीड फॉर देम टू गो टू द डिफरेंट विलेजेस फॉर कल्टिवेशन। समटाइम्स ये देखा जाता है कि पही काश्त जो है ये बाई चॉइस जाते थे दूसरे विलेजेस में काम करने के लिए। इसलिए जाते थे ये जो बाई चॉइस जाते थे पही कास्ट के लोग, क्योंकि वहां पर अगर किसी जगह बेटर वेजेस थे, जैसे अगर आप किसी विलेज में काम कर रहे हो, वहां पर उतने वेजेस आपको नहीं मिल रहे हैं, नाउ यू डिसाइडेड टू गो टू लुक फॉर द अदर रीजन्स ऑफ दैट वेरी रीजन, टू लुक फॉर द अदर रीजन्स ऑफ दैट वेरी प्रोविंस। तो वहां पर आप दूसरे रीजन में जा रहे हो, तो वहां पर बेटर वेजेस हैं, आपको वहां पर ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो बाय चॉइस भी होता था। समटाइम्स इट वाज बाय कंपल्शन ऑल्सो, आपके रीजन में जहां पर आप कल्टीवेशन कर रहे थे वहां फेमिन आ गया, वहां पर प्रोडक्शन खत्म हो गई, वहां पर कोई और एक्सटर्नल प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से आपने जो प्रोड्यूस क्रिएट किया था वो खत्म हो गया। नाउ यू आर बीइंग फोर्स्ड और इट्स नाउ अ कंपल्शन फॉर यू टू लुक फॉर द अदर सोर्सेज। तो आपको वहां पर कंपल्शन होता था और दूसरे रीजन्स पर जाते थे और पही काश्त बन जाते थे, वो पीजेंट बन जाते थे जो दूसरे की लैंड पर कल्टिवेट करता है। Now these were the two basic different type of peasantry which were prevalent in the 17th century. One that खुद काश्त, second पही काश्त। ठीक है। नाउ यहाँ हम एवरेज पीजेंट की बात करेंगे। उस वक्त का जो एवरेज पीजेंट था उसके पास क्या था, उस वक्त जो अवेलेबिलिटी थी, या हम कह सकते हैं तिमस्कुता दौलत, उस वक्त उनके पास कितना सरमाया था, या कुछ टेक्नोलॉजी कुछ चीज़ जो उस वक्त का एग्रीकल्चर था उसमें वो काम कर रहा था। नाउ मेजॉरिटी और वी कैन से द एवरेज अगर हम कहें उस वक्त का जो पीजेंट था उसके पास क्या था, एक पेयर ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है, ये जो ब्लॉक कॉट्स होते हैं वो एक पेयर, ठीक है, और उसके साथ दो जो है प्लग्स होते थे, प्लग्स में अल्बोइनेथ वनांचेस वो होते थे, तो दो बैल होते थे और उसके साथ जो पीछे जो अल्बानी लगाई जाती है वो होता था। जो ये एवरेज होता था एक पीजेंट के पास, जो क्योंकि ये दिस इज नेसेसिटी वाइल डूइंग एग्रीकल्चर, तो ये भी हम देखते हैं इससे कम भी होता था। ये जो है ये हम कह रहे हैं एवरेज, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास ये भी नहीं था। नाउ ये हमने देखा पीजेंट के पास कौन कौन सी चीजें होती थी। नाउ अगर हम अब बात करेंगे इसके साथ, ये तो हमने पीजेंट का देखा, उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या क्या थे। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द इरिगेशन एंड द टेक्नोलॉजी, इरिगेशन फैसिलिटीज में क्या क्या इनके पास था और टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में इन्होंने किन चीजों को एक्वायर किया था। नाउ अगर हम मिडिवल पीरियड की बात करते हैं, मुगल पीरियड की बात करते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज भी आई है और नए टेक्निक्स भी आए हैं इरिगेशन फैसिलिटीज में, क्योंकि उनके जो कनेक्शंस थे हम देखते हैं बाबर ऑलरेडी हम देखते हैं उनका सेंट्रल एशिया में फरगना से कांटेक्ट था, यहाँ हम देखते हैं अफगानिस्तान से भी, तो जो भी वहाँ पर प्रैक्टिसेस प्रेवेलेंट थी वो उनसे बखूबी बाखबर था। या इसके बाद अकबर है, इसके बाद हुमायूं और अकबर है, और उनको भी इस चीज़ का अच्छे से इल्म था कि कौन सी प्रैक्टिसेस हम वहाँ से ला सकते हैं और यहाँ पर उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि यहाँ का जो प्रोडक्शन है, उनका जो रेवेन्यू है इन ए सेंस वो बढ़ सकता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड इरिगेशन फैसिलिटी इन इंडिया। तो आपको ये बात जो पहले ही अंडरस्टैंड करनी है कि इंडिया में आज भी, इससे पहले भी हम देखते हैं, आज भी जो है इरिगेशन फैसिलिटीज में हम देखते हैं सबसे पहले जो यहाँ पर हम देखते हैं मॉनसून, जो यहाँ पर बारिशें होती है, तो उस पर बहुत ज़्यादा दारोमदार होता है किन चीज़ों का, जब व्हेन इट कम्स टू द इरिगेशन, जब सिंचाई करने का मौका आता है तो वहाँ पर मॉनसून पर बहुत ज़्यादा फोकस है और वहाँ पर मॉनसून की बारिशें जो हैं उनका बहुत इंतज़ार किया जाता है और वो उस पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नाउ अगर हम यहाँ पर बात करें, इंडिया में लोग भी जो हैं वो डिपेंडेंसी जो है एग्रीकल्चर पर है ज़्यादातर। यहाँ पर इंडिया में जो सेक्टर है वो हम देखते हैं उनका जो बेस है, उनकी जो इनकम है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर से आती है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन होती है, यहाँ का जो मेन इनकम हम देखते हैं सेक्टर जो है वो प्राइमरी सेक्टर से आता है, जो हम देखते हैं एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन से आता है। नाउ यहाँ हम सबसे पहले ये देखेंगे कि फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। अगर हम देखें इस वक्त
एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर में अगर हम कुछ चीज़ों को रेस्पॉन्सिबल कहें और कौन सी चीज़ें इनको वहाँ से ऑलरेडी इनके पास थी जिनकी वजह से हम देखते हैं इनको एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर में हेल्प मिली है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी यहाँ इनको सबसे पहली चीज़ जो है वो इनको जो अवेलेबल है दैट इज द एबंडेंस ऑफ लैंड अवेलेबल। एबंडेंस ऑफ लैंड था, लैंड की कोई प्रॉब्लम नहीं थी इंडिया में, तो आप जो है क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हो। तो यहाँ पर लैंड जो है एबंडेंस में मौजूद था, ये फर्स्ट रीजन है फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। सेकंड द लेबर जो है, लेबर इज ऑल्सो इन एबंडेंस। यहाँ पर हिंदुस्तान में जो है ये आज भी हम देखते हैं सर्विस सेक्टर में ही इंडिया जो है ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ से जो है मैन पावर ही इंडिया के पास एक वाहिद ऐसा पावर है जो ये जो है दूसरी इंपोर्ट कर रहा है, जो दूसरे बाकी जगहों पर ये सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो एक मेन पावर इन इंडिया के पास है। सो ये उससे पहले भी ये जो हम कह रहे हैं कि इनके पास जो मैन पावर था, लेबर पावर जो था वो इससे पहले भी था। तो आपके पास लैंड भी है, लेबर भी है, और उसके साथ साथ मोबिलिटी ऑफ पीजेंट्स। तो मोबिलिटी ऑफ पीजेंट में आप कहीं भी ले जा सकते हो, इन पीजेंट्स को किसी भी जगह काम करा सकते हो, वो भी है। तो ये सब चीजें मिलकर जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रही है, एक्सपैंड कर रही है। तो दीज वर द बेसिक 3 फैक्टर्स फॉर द रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। नाउ प्राइमरी पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर क्या है? नाउ प्राइमरी पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर अगर हम सिंपली हम कह सकें उस टाइम, तो यूजुअली जो है टू फीड पीपल है ना, लोगों को खाना मुहैया करना, इट इज अ प्राइमरी पर्पस। उसके साथ हम देखते हैं अगर स्टेपल क्रॉप की बात करें, लोग उस वक्त क्या ज़्यादातर खाते थे, उनके डाइट में क्या क्या चीज़ें बेसिकली शामिल थी। तो 3 क्रॉप्स ज़्यादातर ग्रो होते थे और उन्हीं को खाया जाता था। एक राइस है, दूसरा वीट है और तीसरा मिलेट है। तो स्टेपल क्रॉप्स में हम देखते हैं राइस, वीट एंड मिलेट, ये 3 क्रॉप्स जो है स्टेपल क्रॉप्स थे और यूजुअली लोग यही खाते थे। नाउ अगर हम इरिगेशन की बात करें, तो इरिगेशन में सबसे पहली बात जो मैंने अभी आपको बताई, दैट इज मॉनसून रिमेन द बैकबोन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। ये मॉनसून जो है, जो बारिशें आती है हिंदुस्तान में, ये एक बैकबोन है। ये बहुत हम कह सकते हैं इस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होती है इंडियन एग्रीकल्चर की, जो आज भी है और जो उस वक्त भी थी। तो ये इनका इंतजार किया जाता था। तो मॉनसून प्लेड ए वाइटल रोल इन एग्रीकल्चर वहां पर भी। तो उसी हिसाब से क्रॉप्स को भी ग्रो किया जाता था, उसी हिसाब से उस मॉनसून को मद्देनजर रखते हुए क्रॉप्स को ग्रो किया जाता था। नाउ कुछ क्रॉप्स ऐसे थे, क्रॉप्स विच रिक्वायर्ड एडिशनल वाटर, उनके लिए क्या किया जाता था? अब कोई क्रॉप है जिसको एडिशनल पानी की जरूरत है, कोई कैश क्रॉप है, फॉर एग्जांपल आपको कॉटन ग्रो करना है या कोई और डाई हम कह सकते हैं इंडिगो ग्रो करना है, तो आपको एडिशनली किसी चीज के लिए और पानी चाहिए। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल हम कह सकते हैं अवेलेबिलिटी, आर्टिफिशियल इरिगेशन फैसिलिटीज को डेवलप किया गया। ना आर्टिफिशियल इरिगेशन फैसिलिटीज में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या क्या एडिशनल वाटर हम कह सकते हैं उसको बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ इरिगेशन बनाया गया। ना आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या यूजुअली उस वक्त सिस्टम था वो हमें देखना है। सबसे पहले जो है आपने कनाल सिस्टम का नाम सुना होगा, यह कशीर पर नहर छवाना। तो नहर का क्या काम हो, जैसे हमारे ये कश्मीर में भी हम जब ये जो हमारे बड़े बड़े लैंड्स ये जो है ना, ये लैंड्स यहाँ पर ये प्रोडक्शन होती है हमारी, राइस कल्टीवेशन करते हैं, तो जो है राइस फील्ड्स होते हैं वहाँ पर पानी पहुँचाने के लिए आपने देखा होगा दरिया से हम देखते हैं कभी कभी नहर काटते हैं। आज हमारा थोड़ा मॉडर्न सेटअप है, आज हम पानी जो है उसको पंप करके वहाँ से उस नहर में छोड़ते हैं। इनिशियली क्या होता था, आप उस जो भी आपका वहाँ से कोई छोटा सा नाला हो, कोई वहाँ से दरिया गुजर रहा हो, तो उससे आप छोटा सा नाला काटते थे और उसको डाइवर्ट करते थे अपने फील्ड्स की तरफ। तो ये बेसिकली था डिगिंग ऑफ कनाल्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं इरिगेशन फैसिलिटी में सबसे पहला जो इनका कंट्रीब्यूशन, सबसे पहली बात जो ये कर रहे हैं वो नए कनाल्स बना रहे हैं ताकि प्रोडक्शन इंक्रीज हो। और जो इनिशियली बनाए थे, चाहे इनसे पहले दिल्ली सल्तनत में उन सुल्तान्स ने या उससे पहले भी जो बनाए गए थे जो कनाल्स थे उनको रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इट्स फॉर दोज क्रॉप्स हु नीड एडिशनल वाटर, या अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर को बढ़ाने के लिए इनमें हम देखते हैं इन्होंने ये चीजें की, डिगिंग ऑफ कनाल। दिस वाज द फर्स्ट हम देखते हैं एक इनोवेशन कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं एक इसमें जो है चेंजेस हम कह सकते हैं इरिगेशन फैसिलिटी में, जो आर्टिफिशियल वाटर जो अवेलेबल करना था उसमें। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज एग्रीकल्चर जो था वो लेबर इंटेंसिव था।
यहाँ पर लेबर जो ज़्यादा यूज़ होता था उससे प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाती थी. बट डिस्पाइट हैविंग द लेबर इंटेंसिव पीजेंट्स वी सी दैट these peasants choose agriculture technologies as well. Now उस वक्त की एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज क्या थी वो भी आपको याद रखनी है. एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज में हम क्या क्या देखते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो देखते हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज में वुडन प्लो. अब उसमें हम देखते हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में कुछ और चीज़ें. पहले डिगिंग ऑफ कनाल जिससे आर्टिफिशियल वाटर जो है वो आर्टिफिशियल जो सिस्टम जो बना रहे हैं उससे वाटर इंक्रीज हो. पहले ये जो है वुडन प्लो विद आयरन टिप. ठीक है, ये पहली डेवलपमेंट है वुडन प्लो विद आयरन टिप. ये वुडन प्लो विद आयरन टिप बेसिकली क्या है, आपके पास जो प्लो होता था वो अगर वुडन का होता था तो वो ज्यादा जमीन के नीचे नहीं जा पाता था. जैसे ब्लॉक आउट्स के पीछे लगाया आपने और जब आप टिल कर रहे हो लैंड, इट जस्ट स्क्रैच द सरफेस ऑफ द सॉइल. ये सिर्फ स्क्रैच कर पाता था सरफेस ऑफ द सॉइल जो होती थी उसी को. और जो जमीन के नीचे जितना, अगर आपने इस चीज को इससे पहले सुना हो, जितना आप जमीन को आप देखे हैं थोड़ा सा नीचे टिल करोगे उतना जमीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो बाहर आएंगे और उतना वो अच्छा होता है. जो क्रॉप्स आप ग्रो कर रहे हो उसके लिए वो अच्छा होता है. जैसे अगर आप यूजुअली कभी स्क्रैच करते हो ऊपर की जमीन, उस पर बीज लगाते हो, मोस्टली हम देखते हैं वो कामयाब नहीं होते हैं जो ऊपर ऊपर लगाते हैं. और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे परिंदे भी उसको कभी ले जाते हैं और उसमें जो है रूट्स जो उस तरह से बेस नहीं बना पाते, उसमें मिनरल्स वो अच्छे से कैच नहीं कर पाता. ये सब प्रॉब्लम्स जो है किस में होती थी, जब आप जो है वुडन प्लो जो यूज करते तो वो जमीन के ज्यादा नीचे नहीं जाता था. अगर वो जाता भी था देन इट वाज डिफिकल्ट फॉर द ब्लॉक्स और वी कैन से ऑक्सन टू पुल दैट प्लो. तो इस वजह से कभी टूट भी जाता था तो वो जो उतना स्ट्रांग नहीं होता था. नाउ दे हैव यूज्ड ए न्यू थिंग इन इट. उन्होंने प्लो तो वही रखा बट दे एडेड द आयरन टिप. अब आप नेट पे जाके उसको सर्च करो इसको कि आयरन प्लो विद वुडन प्लो विद आयरन टिप. तो वहां पर आपको दिखेगा कि एक आयरन, ये जो प्लो है उसके सामने एक आयरन टिप लगाया गया ताकि वो जमीन के नीचे जाए अच्छे से और उसको टिल कर सके. नाउ दिस वाज द फर्स्ट इन्वेंशन जिसकी वजह से ये जो है एक तो एग्रीकल्चर में इसको प्रोडक्शन की इंक्रीज हो गई और उनको भी आसानी हो गई लैंड को टिल करने में. दिस वाज द फर्स्ट टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट. नाउ सेकेंड, यहाँ a drill pulled by pair of giant. A drill pulled by pair of joint oxen to plant seeds. तो ये जो है ना एक ड्रिल काइंड ऑफ इसको खींचते थे. ये एक दूसरी टेक्नोलॉजी अगर हम कह सकें इस सेंस में कि जो आप प्लांट करते हैं ना सीड्स, अब इसको हम अगर रिलेट करें अपने जो हम जैसे प्लांट करते हैं सीड्स को, उसको हम ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं. ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, यूजुअली अगर हम जब यहाँ पर कोई कभी कभी बीज बोते हैं तो अगर हमें ज़्यादा बड़े लैंड पर बीज बोना है तो हम जो है हमारे, आपने देखा होगा जो ये काम करने वाले होते हैं वो यूजुअली अपने साथ बड़ा सा कुछ लेते हैं, उसमें बीज होते हैं, उनको फेंकते हैं. और जो फेंकना होता है बीज को, सीड्स को, उसको हम ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं. ठीक है, सीड्स को प्लांट करना. नाउ इस चीज को अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए उन्होंने एक चीज लाई है यहाँ पर, वो है कि एक जो है ए ड्रिल काइंड ऑफ बनाई है ऐसे, और उसमें जो सामने से है उसको ब्लॉक आउट्स जो है वो खींच रहे हैं और यहाँ पर इसमें बीज है और यहाँ पर छोटे छोटे हम कह सकते हैं छोटे छोटे होल्स बनाए गए हैं. तो वहाँ से जब आगे से किसी ज़मीन पर आपने स्टार्ट किया तो वो जो आगे चलकर उनमें से छोटे छोटे दाने निकल रहे हैं और वो ज़मीन में क्या हो रहा है, वहाँ पर प्लांट हो रहे हैं. तो इस तरह से ये एक नई टेक्नोलॉजी थी जो उन्होंने यहाँ पर यूज़ की, जिसको हम देखते हैं ए ड्रिल पुल्ड बाय अ पेयर ऑफ जॉइंट ऑक्सन टू प्लांट सीड्स. बट जनरली अगर हम बात करें, ब्रॉडकास्टिंग जो था वो प्रेवलेंट ज़्यादा था, लोग उसी में ज़्यादा हम देखते हैं, उसी तरह से जो प्लांट्स है उनको वहां पर उसको बोते थे. नाउ व्हेन इट कम्स टू द थर्ड इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी ऑफ दैट वेरी पीरियड वी सी, उसको हम कहते हैं थर्ड. अगर हम बात करें थर्ड की, जैसे हमने ये दो देखी, इसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट है, जैसे इरिगेशन में वो किस तरह से हेल्प करता था.
अब ये तो डिफरेंट था, दिस वाज रिलेटेड टू द लैंड एंड द digging of canals were related to the irrigation. Now we are discussing one more point regarding irrigation. The irrigation में क्या है, वो है use of Persian wheel. अब यूज ऑफ पर्शियन व्हील क्या था बेसिकली? यूज ऑफ पर्शियन व्हील जो है ना, ये आपकी बुक पर भी दिया गया है, आप वहां देख सकते हो, ये नेट पर जाके आप पर्शियन व्हील को सर्च करो तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। अब व्हील ये जो था, ये पर्शियन, इन्होंने किस तरह से इसको इस्तेमाल किया। लाइक अगर आप किसी जगह से पानी जो है, वेल्स जो होते थे यूजुअली, किसी जगह पानी ज्यादा ऊपर होता था, ये वेल में पानी है यहाँ पर, तो इसको आपको डाइवर्ट करना है किसी जगह पर। ये आपके फील्ड्स है यहाँ पर, तो ये फील्ड्स हैं, ये वेल है यहाँ पर। तो आप इसी तरह से वेल को यहाँ से नहीं छोड़ सकते हो, ये जो है इस तरह से आप इसको तोड़ नहीं सकते हो, या ऊपर पानी जो है बहाव से बाहर नहीं आ सकता। तो उस पानी के बहाव को अच्छे से मैनेज करके अपने फील्ड्स तक पानी पहुंचाना, ये असल में हम देखते पर्शियन व्हील्स के जरिए किया जाता था। अब पर्शियन व्हील्स में क्या था, ये पानी है, इसको हमने वेल देखा, ये वेल है, पानी यहाँ पर है, इन्होंने इस तरह से एक सिस्टम बनाया, ये आप ऐसे देखो, नेट पर भी आप देख सकते हो, बुक पर भी है ये यहाँ पर छोटे छोटे बॉकेट बनाए जो एक साइड से खाली थे, जिनमें पानी आ सकता था। अब इस तरह से ये जो बन रहे हैं, और इससे बाहर एक यहाँ देख रहे हैं हम शाफ्ट निकल रहा है जिसको ये घुमा रहे हैं, और इसको कभी कभी बेल से भी, ऑक्सन से भी घुमाया जाता था। तो जब ये घूमता था तो ये जो आप देख रहे हो इस तरह से जो गोल बना है, इस पर जो बॉकेट्स लगे हैं छोटे छोटे, वो घूम रहे हैं। अब वो घूम रहे हो तो यहाँ से पानी उठा रहे हैं, तो इन्होंने अपने साथ पानी उठाया, ये यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, यहाँ से इन्होंने एक चैनल बनाई थी जो पानी को कैरी कर रही थी। तो ये जो सब पानी यहाँ से जा रहा है वो सीधा इस चैनल में जा रहा था और वो डाइवर्ट हो रहा था अपने फील्ड्स की तरफ। तो इस तरह से ये जो पर्शियन व्हील है काम करता था। तो ये भी एक इन्वेंशन थी उस टाइम जो इरिगेशन फैसिलिटी में लाई गई थी। नाउ ये जो हम देखते हैं उस टाइम पीरियड में, ये जो मेन इरिगेशन फैसिलिटीज या टेक्नोलॉजीज जो है इस्तेमाल की जा रही थी। एक और चीज जो हम यहाँ पर देखते हैं वो कि एबंडेंस ऑफ क्रॉप्स का देखते हैं हम। जो क्रॉप्स थे वो एबंडेंस में मौजूद थे और बहुत ज्यादा क्रॉप्स की वहां पर हम देखते हैं मिकदार थी। नाउ हम अगर थोड़ा उस वक्त की सोर्सेज को देखें और सोर्सेज के हिसाब से अगर हम उस चीज को देखें तो वहां पर हम देखते हैं यूजुअली दो सीजन जो हम देखते हैं, रबी एंड खरीफ, रबी और खरीफ सीजन जो है, इसमें हम देखते हैं दोनों सीजन्स में यहाँ पर कल्टीवेशन होती थी, दोनों सीजन्स में यहाँ पर उनके पास जो है क्रॉप्स आते थे। अगर हम आईन अकबरी की बात करें उनके हिसाब से आगरा में अगर हम देखते हैं वो कल्टीवेट करते थे, आगरा के लोग जो है 39 वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स, 39 वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स, 39 ये क्रॉप्स को डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स प्रोड्यूस करते थे। इसी तरह से दिल्ली की बात करें 43, इसी तरह से अगर हम दिल्ली के साथ बंगाल की बात करें तो 50 क्रॉप्स ये ग्रो करते थे। तो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो हो रही थी इस पीरियड में। तो ये जो हम देख रहे हैं it was only possible because of the abundance of land, it was only possible because of the abundance of the labor available and the mobile peasantry, at the same time the different irrigation facilities and new technologies, that it was only possible because of these things that they were able to grow the 39 or 50 different varieties of crops. Now at the same time there were some other crops as well जिनको हम कैश क्रॉप्स कहते हैं। तो कैश क्रॉप्स जो है ना, कैश क्रॉप्स को हम कैसे आप याद रखोगे? कैश क्रॉप्स बेसिकली वो क्रॉप्स होते हैं जो आप मार्केट के लिए ग्रो करते हो, तो जिनका मकसद जो होता है सिर्फ मार्केट के लिए ग्रो करना है, उनको हम कैश क्रॉप्स कहते हैं। अगर हम कैश क्रॉप्स की यहाँ पर कोई मिसाल लें तो हमारे पास कैश क्रॉप्स की मिसाल में कॉटन है, शुगर केन है, या डाई वगैरह जो है इंडिगो, शुगर केन। कॉटन एंड शुगर केन आर द
बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द कैश क्रॉप्स जो यहाँ पर करते थे, और कैश क्रॉप्स में यूजुअली ये मार्केट के लिए होते थे और उसी हिसाब से इनको ग्रो भी किया जाता था, तो ये भी यहाँ पर ग्रो हो रहा था। अब नए नए क्रॉप्स जो है इंडिया में आ रहे हैं, जो हम देखते हैं, जो यहाँ पर मेज़ हैं, मक्की जिसको हम कहते हैं उर्दू में मकई, वो बेसिकली अफ्रीका और स्पेन से आया है। और दूसरे डिफरेंट वेजिटेबल्स इसी पीरियड में नए नए वेजिटेबल, तो उनमें से आपके कुछ फेवरेट्स भी होंगे, जैसे यहाँ पर जो नए आ रहे हैं वेजिटेबल्स में लाइक टोमेटोज, पोटैटोज और जो चिलीज़ हैं, ये भी डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ वर्ल्ड से अब इंडिया में लाए जा रहे हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में नए हम देखते हैं क्रॉप्स भी इंडिया में ग्रो करने स्टार्ट हुए हैं। कुछ इन्होंने मुगल्स ने भी बाहर से जो उनका अपना वहाँ पर होता था, चाहे ग्रेप्स के डिफरेंट वेराइटीज़ होते थे या फ्रूट्स में या वेजिटेबल्स में जो भी डिफरेंट वेराइटीज़ होती थी, तो वहाँ से उनके सीड्स या उनके कुछ सैपल्स वगैरह ले आते थे, तो उनको यहाँ पर फिर ग्रो करते थे। तो इस तरह से भी ये यहाँ पर डिफरेंट वेराइटीज़ डेवलप हुई है। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। Inshallah, in our next lecture we'll be discussing about the village community, panchayat and headman. Now if you have any question, any query regarding this lecture, you can write in the comment section. Till then, stay safe and take care of yourself.